नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 13 किस्से सुन चुके हैं। अब 14वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। दामोदर इन दिनों भारतीय अखबारात की शह सुर्खियों का मौजू बना हुआ था। ये पुरस्कार शख्स नक्सलबाड़ी तहरीक का सरबराह था, जिसे भारतीय हुकूमत ने एक जबरदस्त मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश के बदतरीन मराहिल से गुजरने के बाद उसे कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था, जहां वो हस्बे रवायत पुरस्कार बीमारी की वजह से चल बसा। गो के हुकूमत ने उसके लवाहिकीन को बारहा धमकाकर दामोदर की तबी मौत की तस्दीक करवा ली थी और उसकी बीमारी के सर्टिफिकेट भी अखबारात में छप रहे थे। लेकिन हकीकत क्या थी, भारत का हर बाशाऊर शहरी इससे आगाह था। दामोदर की मौत के बाद मुल्क के करीबन तमाम बड़े बड़े अखबारात को नक्सलबाड़ी की धमकियां मौसूल हो रही थीं। आला सिविल हुकाम को मौत के घाट उतार कर अपने अजीम नेता को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कलकत्ता के उस एसपी को मौत के घाट उतारने से कर दिया था, जिसने दामोदर की तफ्तीश की थी। जेल सुप्रिटेंडेंट अलबत्ता कातलाना हमले से बच गया था। ये अलग बात कि वो लंबी सरकारी रुखसत लेकर न जाने कहां रपोश हो गया था। मैं शाम ढले रायकोट पहुंचा। बाबूजी घर पर नहीं थे, किसी मीटिंग में गए हुए थे। मेरी आमद का सुनते ही पूनम मेरे कमरे में मुझसे मिलने चली आई। नमस्कार, उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे। मेरे जहन में वो तस्वीर उभरी जिसमें पार्वती ने अपने दोनों हाथ इस तरह सीने पर बांधे हुए थे। उसकी सुरमई आंखों के गहरे पानियों में मैं डूब डूब गया था। पूनम को देखते ही एक अजीब सा सरूर, एक तमानियत, एक सुकून का एहसास होने लगता था। उसके हुस्न में एक तकद्दुस था, रख रखाव में एक हिजाब। वो ऐसी हसीन थी जैसे क्रिसमस कार्ड पर बने हुए खूबसूरत फरिश्ते होते हैं। उसे देखकर मुझे स्कूल के जमाने में पढ़ी नज़्में याद आ जाती थीं। उससे बातें करते हुए मुझे यूं मालूम होता था जैसे मैं रास्ता भूलकर परियों के देश में आ निकला हूँ। वो लम्हे अमर हो जाते जो उसकी सोहबत में गुजरते। कहाँ गायब रहे श्रीमान जी इतने रोज, उसने शिकायत भरे लहजे में पूछा। मेरा जी चाहता था कि उससे कह दूं कि मैं उससे बचकर कहाँ जा सकता हूँ। उसके तसव्वुर से छुटकारा मेरे लिए कब मुमकिन है, लेकिन रोबे हुस्न था कि उसे कहने को बात बदल जाती थी। जरा तबीयत खराब थी, चोट लग गई थी। सोचा तुम लोगों को परेशान क्यों करूं। मैंने जवाब दिया। कहाँ लगी चोट, उसने बेचैनी से कहा। यहाँ, मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा था। और पूनम लज्जा गई थी। धनक रंग उसके गालों पर कोसे कज़ा की तरह फैल गए। उसकी हया आलूद नजरें झुक झुक गई थीं। आपको तो मजाक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए, उसने नजरें झुकाए हुए कहा और बाहर चली गई। पूनम वापस आई तो मैं कपड़े बदल कर तैयार हो चुका था। आज मैंने दोबारा ऑफिसर्स क्लब जाने का प्रोग्राम बनाया था। मैं देखना चाहता था कि हवाई अड्डे पर गुजरने वाली कयामत के असरात किस हद तक बाकी हैं। पूनम को साथ ले जाने के लिए अब मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों सिर्फ एहतमाम हुज्जत के लिए घर वालों के सामने अपनी रवानगी का ऐलान कर दिया करते थे। बाबूजी का काफी देर इंतजार करने के बाद बिलाकर हम दोनों क्लब की तरफ रवाना हो गए। इस मर्तबा मैंने मोटरसाइकिल पर सफर करने को तरजीह दी थी। हम क्लब में पहुंचे तो एक मर्तबा फिर हरीसाना नजरों ने पूनम का हाथा कर लिया, लेकिन मैंने पूनम का हाथ थामे रखा और एक कोने में रखी मेज संभाल ली। आज स्वामी जी नजर नहीं आ रहे थे और मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि खुदा करे उसकी मनहूस सूरत यहाँ दिखाई न दे। मैंने पूनम की ख्वाहिश पर सिर्फ काफी का आर्डर दिया था और उसमें खो गया। कितने खूबसूरत लम्हे थे जो उसकी सोहबत में गुजरते थे। जिंदगी उन्हीं खूबसूरत लम्हों से तो इबारत है। आप स्वामी जी के आश्रम नहीं जाएंगे क्या? पूनम ने अचानक बैठे बैठे सवाल कर दिया। हरिओम, ये वक्त ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू करने का है, मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा। एक बात कहूँ प्रकाश बाबू, उसने अजीब से लहजे में कहा। अगर स्वामी की बात करनी है तो ना कहना, हाँ और कोई बात है तो कह डालो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए खुमार आलूद लहजे में जवाब दिया। न जाने मुझे कभी कभी ये एहसास क्यों होने लगता है कि आप वो नहीं जो नजर आते हैं। उसकी इस बात ने एक लम्हे के लिए तो सिनसनी की एक लहर में रीढ़ की हड्डी में दौड़ा दी थी। क्या लगता है? मैंने लहजा शोक बनाए हुए कहा। मैं शायद वजाहत न कर पाऊं, मुझे आपकी तरह बड़े बड़े लफ्ज बोलने नहीं आते। बस मुझे तो यूं लगता है जैसे पिछले कई जन्मों से मुझे आपका इंतजार था और अब तो मन का सूना नगर बसा नजर आता है। लेकिन ये कैसा जज्बा है जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे कम मायगी का एहसास दिलाता रहता है। न जाने मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि आपको कभी पा भी सकूंगी। उस लम्हे उसकी बात ने मुझे भी जज्बाती कर दिया था। मैं महसूस कर रहा था कि वो पिछले कई रोज से मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। अब शायद मेरे 5 रोज तक बगैर इतला दिए गायब रहने की वजह से उसको परेशानी बनी हुई थी और उसने अपना लावा उगल दिया था। मैं उसे कैसे बताता कि दिल की नगरी का दस्तूर ही निराला है। यहाँ सबसे पहले आने वाला मुसाफिर ही उसका मालिक मन बैठता है। जिस कैफियत का वो शिकार थी, मैं भी उसी आग में जल रहा था। पूनम से मेरी मोहब्बत इस हिसाब की मारिद नहीं थी जो नदी की सतह पर एक लम्हे के लिए नमूदार होकर गायब हो जाए।
इसमें तो दरिया जैसी गहराई थी, उसकी तपश तो मुझे कभी भी जला सकती थी। हम दोनों एक दूसरे की लगाई हुई आग में जल रहे थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम हमेशा शक्की नुक्ता नजर से क्यों सोचती हो। मैंने दिल पर जबर करके मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हमारे साथ विष्णु यात्रा जरूर चलिए। बाबूजी आपको मना तो करेंगे, लेकिन मेरे लिए वहां मांगने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मैंने उसका दिल रखने के लिए हाँ कह दी थी। अजीब बात तो ये थी कि क्लब में अभी तक किसी के मुंह से मैंने हवाई अड्डे पर होने वाले वाकये के मुतल्लिक कुछ नहीं सुना था, या फिर उन लोगों को सख्ती से हदायत की गई थी कि इस वाकये का जिक्र किसी से न किया जाए, क्योंकि भारतीय सिक्योरिटी कम अज कम इतनी मजबूत नहीं थी कि वह ऐसी बात की हवा किसी को लगने ही न देती। नए स्क्वाडनों की आमद, अफसरान के तबादले, शिकायतें, नए नए इंकशाफात और मुख्तलिफ स्कैंडल, जिनका मौजू ज्यादातर यही होता था कि फलां अफसर की बीवी फलां कैडेट से पींगे पड़ा रही है और फलां की फलां से। ये थे वो मौजूआत जिन पर अमूमन यहाँ गुफ्तगू सुनने को मिलती थी। हम अगरचे दूसरी मरतबा क्लब में आए थे, लेकिन अभी वहाँ के मुस्तकिल बैठने वालों ने पूनम को नहीं भुलाया था। उनके लिए बायसे हसद बात ये भी थी कि आला फौजी अफसरान के होते हुए आखिर एक सिविल लड़के से पूनम की दोस्ती मानी खेज थी, क्योंकि आला फौजी अफसरान की ज़हनी तरबियत ही कुछ इस अंदाज में की जाती है कि कम अज कम लड़कियों की हद तक वो खुद को बिला शिरकत करे अपनी मलकियत जानते हैं। अजीब बात के भारत में आज तक मार्शल लॉ न लगने के बावजूद वहाँ फौज के खिलाफ खासी नफरत पाई जाती है। खसूसन पुलिस और फौज के दरमियान तसादुम और तलक कलामी तो आए रोज अखबारात में पढ़ने को मिलती है। हमें बैठे हुए भी वह मुश्किल घंटा ही गुजरा था जब मैंने एक स्मार्ट ब्राह्मण अफीसर को अपनी मेज की तरफ बढ़ते देखा। वो सिविल कपड़े पहने हुए था। अगर आपकी इजाजत हो तो, उसने बड़े मुअद्दब लहजे में पूछा। ओह क्यों नहीं, मैंने खुश इखलाकी का मुजाहिरा करते हुए कहा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार, उसने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा। प्रकाश और पूनम, मैंने पूनम की तरफ इशारा करते हुए कहा। पूनम ने हाथ मिलाने से बचने के लिए पहले ही हाथ बांध दिए थे। क्लब में आने वाली किसी भारतीय नारी से ये उम्मीद तो कम ही होती थी कि वो शर्मो हया का मुजाहिरा करे, लेकिन ये भी मुमकिन था कि कभी कभी कोई भारतीय महिला भी आ जाती। मैंने उसे बताया कि हम तो क्लब को वाहिद शरीफाना तफरीह का समझकर यहाँ चले आते हैं, क्योंकि दूर नजदीक और कोई अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं मिलती। पूनम को मैंने अपनी मंगेतर बताया। इस तारुफ ने ही राजकुमार के अरमानों पर ओस डाल दी थी, लेकिन वो जल्दी हथियार फेंकने वाला दिखाई नहीं देता था। आप लोग कभी मेस पे आइए ना, उसने मुझे बड़ी पुरखलूस दावत दी। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। मैंने एक आध फिक्रे में अपनी रुझाना मसरूफियत का रोना रोकर उसकी पुरखलूस दावत का शुक्रिया अदा करते हुए उससे वादा कर लिया कि जरूर आऊंगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार की दरख्वास्त पर हमने एक मरतबा फिर उसकी मंगवाई हुई काफी पी। काफी की चुस्कियां लेते हुए वो बातें तो मुझसे कर रहा था, लेकिन उसकी नजरों ने पूनम को अपने हिसार में ले रखा था। पूनम को सख्त कोफ्त हो रही थी। वो औरत थी, इसलिए मर्द की हरीस निगाहों का मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकती थी। मुझे आपकी मार्शल लाइफ बहुत पसंद है, मैंने बिलाकर मतलब की बात पर आते हुए कहा। शुक्रिया, आप लोग आइए तो आपको कुछ दिखाएं। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, उसने मेरी बात से खुश होते हुए कहा। करीबन 11 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। मैं उसे हेर फेर कर एयरफोर्स की तरफ ले आता था। दुराने गुफ्तगू मैंने उसको इस बात का कतन एहसास नहीं होने दिया था कि फौज की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के मुतल्लिक मामूली सी मालूमात रखता हूँ। क्योंकि हम जंग के मौजू पर बात कर रहे थे, इसलिए राजकुमार के सामने मुझे अपने मुल्क के खिलाफ खूब जहर उगलना पड़ता था। जवाब में मुझे इंतहाई अहम मालूमात हासिल हो रही थी। जदीद तरीन एयर कंट्रोल सिस्टम, भारतीय फिजाइया के दिफाई इकदामात, हमला करने की सलाहियत का अंदाजा वगैरह वगैरह। 11 बजे के करीब जब वो टॉयलेट जाने के लिए उठा तो पूनम ने सुख का सांस लिया। इस असना में वो जबरदस्ती हमारी गुफ्तगू में सिर्फ हूँ हाँ करती रही थी। परमात्मा के लिए आप इस मुसीबत से जान छुड़ाइए और घर चलिए, उसने हाथ बांधते हुए कहा। इखलाक भी किसी चीज का नाम है, और फिर इस बेचारे ने हम पर 20-25 रुपए जाया किए हैं। इसे कम अज कम जी भर के अपना दीदार तो करने दो। मेरी बात पर पूनम फिर लजा गई थी। राजकुमार वापस आया तो हम जाने के लिए तैयार थे। मैंने मजीद वक्त उसकी अच्छी सोहबत में ना गुजारने पर मुआजरत करते हुए उससे इजाजत ली और हम उठ गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार हमें बाहर तक छोड़ने आया था। आखिरी लम्हे तक पूनम को हसरत भरी नजरों से देखता रहा। अब तो मैं भी रकाबत महसूस करने लगा था। सर्दी में खासा इजाफा हो गया था, लेकिन पूनम की हमराही ने मुझे सारे रास्ते ठंड का एहसास नहीं होने दिया। ख्वामुखा किसी की नींद गारत नहीं करना चाहता था, इसलिए घर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया। घर में दाखिल होते वक्त मैंने खासी एहतियात से काम लिया था। मेरी मुतवक्का आमद के पेश नजर माता जी ने दरवाजा खुला रखा था। पूनम दूसरे दरवाजे से अपने घर चली गई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बैठक की लाइट जल रही थी। अमूमन इस वक्त लाइट नहीं जला करती थी और सारे घर वाले 10 बजे ही लंबी तान के सो जाते थे। बाबूजी रात को देर गए घर जरूर आया करते थे, लेकिन उन्होंने घर में कभी इतनी रात गए तक काम नहीं किया था। अमूमन उनकी मीटिंगें उनके दफ्तर ही में हुआ करती थी। शायद कोई मेहमान हो। मैंने
सोचा, लेकिन ऐसा कौन सा मेहमान था जिसकी आमद की खबर मुझे न होती, क्योंकि इस दौरान मेरी कोशिश यही रही थी कि इस घर में आमद रफ्त रखने वाले हर शख्स के मुतल्लिक मुझे मालूमात हासिल हो जाएं। मुबादा कोई मेरी लाइल्मी में मेरे लिए खतरा न बन जाए। मेरा फितरी तजस्सुस था या मेरे बिजनेस का तकाजा कि मैंने छुप कर वहां मौजूद लोगों की गुफ्तगू सुनने का इरादा कर लिया। घर के बाकी तमाम लोग लंबी तान कर सो रहे थे। सर्दियों की वजह से बैठक का दरवाजा बंद था। अंदर शायद किसी मामले में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। मैं बिल्ली की तरह बगैर आवाज पैदा किए पंजों के बल आगे बढ़ा और नीम वा दरवाजे से कान लगा दिए। वो लोग किसी पुलिस अफसर को कत्ल करने के तरीकेकार पर बहस कर रहे थे। बाबूजी और उनके हामियों का ख्याल था कि उसे दिन दहाड़े भरे बाजार में गोली मारी जाए, ख्वाह इसमें कोई वर्कर ही क्यों न काम आ जाए। वो कह रहे थे कि इस तरह दिलेरी से की गई वारदात का असर ज्यादा देर साबित होगा और पुलिस घबरा जाएगी। इस तरह मुमकिन है पुलिस के आला अफसरान भी आइंदा नक्सलबाड़ियों को गिरफ्तार करते हुए घबराहट महसूस करें। जबकि दूसरे ग्रुप का कहना था कि बजाय शोर शराबा करने की चुपचाप अपना काम किया जाए और इस पुलिस अफसर को रात में सोते में मौत के घाट उतार दिया जाए। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुलिस के आला अफसरान को टेलीफोन के जरिए इस कत्ल की इतला देकर आइंदा खतरनाक इक़दामात की धमकी दी जाए। करीबन 10-15 मिनट तक बहस मुबाहसा करने के बाद बिलाकर लोगों ने कसरत राय से बाबूजी की बात मान ली और इस बात का फैसला हुआ कि पुलिस अफसर जो जलंधर का पुलिस कप्तान था और जिसने 2 नक्सलबाड़ियों को गिरफ्तार करने के बाद फरारी के बहाने गोली मार दी थी, दिन दहाड़े कत्ल किया जाए। इस सिलसिले में उन लोगों ने अमरीक सिंह का नाम मुंतखब किया जो मकामी कम्युनिस्ट पार्टी का सरगर्म कारकुन था। मैं चुपचाप वापस चला आया। इस वारदात के लिए उन्होंने 10 दिन की तारीख मुकर्रर की थी, क्योंकि वो अफसर जिसे गोली मारनी थी इन दिनों डेरा दून गया हुआ था। बाबूजी और उनके साथियों के मुतल्लिक सोचता सोचता मैं सो गया। सुबह पूनम ने आकर मुझे जगाया। आज चूंकि छुट्टी थी इसलिए वो घर पर ही थी। बाबूजी से नाश्ते पर मुलाकात हुई। कब आए थे यार तुम लोग? उन्होंने बेतकल्फी से पूछा। आप इस वक्त मसरूफ थे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हे के लिए बाबूजी के चेहरे का रंग बदला, लेकिन वो फिर संभल गए। बस क्या बताऊं, कल तुम्हारे जाते ही कुछ दोस्त आ गए थे। वो लोग बजिद थे कि आज मेरे घर ही ताश खेलेंगे। मैंने तुम्हारी माता को सोते देखकर हाँ कर दी। क्या करूं यार, वो लोग पहले ही कहते हैं मैं बीवी से डरता हूं। मैं भी उनके साथ उनकी बात पर हंस पड़ा था। बाबूजी का रात वाला रूप मैंने अभी तक नहीं भुलाया था। मैंने फिलहाल इस मामले को जूं का तूं रखने का फैसला किया था। बेटा, हम लोग विष्णु यात्रा पर जा रहे हैं। अब जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। सोचती हूँ जीते जी विष्णु यात्रा के दर्शन कर लूं। माता जी ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जरूर कीजिए। मैंने फौरन उनकी हाँ में हाँ मिला दी। कुदरत ने बैठे बिठाए एक मुश्किल जो आसान कर दी थी। बाबूजी ने नाश्ता करते करते इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। आदमी को थोड़े बहुत पूजा पाठ भी कर लेने चाहिए बाबूजी, मैंने उनके कुछ बोलने से कबल ही कह दिया। जवाब में उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ विष्णु से लेकर ब्रह्मा तक सबको मुगलजात से नवाजते हुए हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में उनके मुतल्लक लिखी बातों का हवाला देकर पूछा, अब क्या ख्याल है? जो माता जी का। मैंने दोबारा हंसते हुए कहा, यानी मुर्गे की वही एक टांग। वो भी मुस्कुरा दिए। माता जी इसी अस्नाम में खामोश बैठी रहीं, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने बाबूजी से पहले भी हजारों मर्तबा सुनी थी, जिसका उनके नजदीक एक ही जवाब था कि वो सठिया गए हैं। विष्णु पूजा भारत की गालबन सबसे बड़ी पूजा है। करीबन सारे भारत के हिंदू इस देवी को पूजते हैं, वरना मेरे मुशाहिदे में तो यही बात आई थी कि जूं जूं पंजाब से आगे चलते जाएं देवियां तब्दील होती जाती हैं। मसलन कलकत्ता में जितनी पूजा काली माता की होती थी इतनी पंजाब में नहीं होती थी। यहाँ फिर उत्तर प्रदेश में जितनी पूजा दुर्गा माई की जाती थी उतनी महाराष्ट्र में नहीं होती थी। एक विष्णु माता ऐसी देवी थी कि दुनिया भर के हिंदू उसकी पूजा करते थे, वरना तो हर एक ने मर्दी का भगवान खड़ा हुआ था। बाबूजी ने मुझे माता जी और पूनम के साथ भेजकर अपनी दास्त में अपनी जान छुड़ाई थी, जबकि प्रकाश ने भगवान का शुक्र अदा किया था कि वो शदीद सर्दी से बच गया है, वरना कश्मीर की बर्फीली हवाएं तो हड्डियों में घुस जाती हैं। सालक राम बेचारे को हस्ब मामूल छुट्टी नहीं मिली थी, पर पिंटू को बाबूजी ने ये कहकर रोक लिया था कि इस पर माता का साया न पड़े तो बेहतर है। इतनी सर्दी बेचारा कहाँ बर्दाश्त करेगा। खुद पिंटू भी पहाड़ियों में पैदल चलने से खौफजदा था। उसकी ख्वाहिश तो बस यही थी कि बाबूजी उसे प्रकाश अंकल के पास लुधियाना छोड़ाएं।